अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी, प्रिंसिपल और लॉ के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग बायोलॉजिकल मेथड को समराइज भी करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो थी मलेरिया की हिस्ट्री के बारे में, कि किस तरह मलेरिया पूरी दुनिया में एक खतरनाक वबा की सूरत में फैला। फिर हमने ये स्टडी किया कि आखिर मलेरिया का कॉज क्या है, यानी कौन सा पॉजिटिव एजेंट है जो मलेरिया को तेजी से फैला रहा है। तो रिसर्च के बाद पता ये चला कि असल में मलेरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जिसका नाम रखा गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पेशेंट से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होता है, हमने इसके बारे में स्टडी किया कि ये भी एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बन के सामने आया कि आखिर प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पेशेंट से हेल्दी पर्सन तक पहुंचता कैसे है। तो जब रिसर्च की गई तो पता ये चला कि असल में प्लाज्मोडियम को कैरी करता है एक मॉस्किटो, जो कि है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और ये इंसानों में मलेरियल पेशेंट से प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है इनटू अ हेल्दी पर्सन। और अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स में मलेरिया कैसे फैलता है, तो वहां पर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है जो कैरी करता है प्लाज्मोडियम को और ट्रांसमिट करता है मलेरियल बर्ड या स्पैरो से इनटू द हेल्दी बर्ड या स्पैरो। हम देखते हैं ये दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई कि आखिर मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है और उस कॉजेटिव एजेंट यानी प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कौन करता है। तो इन दोनों के आंसर्स हमें मिले कैसे, बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करके। डिफरेंट फिजिशियंस और डिफरेंट बायोलॉजिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पर हाइपोथेसिस ड्रॉ की, और उन हाइपोथेसिस की बेस पर उन्होंने डिडक्शंस ड्रॉ की, यानी उन डिडक्शन या हाइपोथेसिस को उन्होंने ट्रू एक्सेप्ट किया और फिर भेज दिया एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ। जब उन पर एक्सपेरिमेंटेशन हुई यानी तजुर्बात हुए, तो पता ये चला कि कुछ साइंटिस्ट जिनका ख्याल ये था कि प्लाज्मोडियम ही पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया का, तो वो सही साबित हुआ। और इसी तरह एफ किंग ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और हाइपोथेसिस ड्रॉ की कि मलेरिया को असल में फैलाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो है मॉस्किटो, क्योंकि यही वो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है मलेरियल पेशेंट से हेल्दी पर्सन के अंदर। लेकिन ये बात साबित कब हुई? ये बात साबित तब हुई जब रोनाल्ड रोज ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात साबित की कि वाकई मॉस्किटो है जो कि प्लाज्मोडियम को मलेरियल पेशेंट से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करता है। और उसने ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटेशन में कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होता है मॉस्किटो के स्टमक में और फिर उधर से ट्रेवल करता है सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो में। और फिर जब कोई भी मॉस्किटो जैसे फीमेल क्यूलेक्स या फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इंसानों को काटता है, तो ये प्लाज्मोडियम उसके सलेवरी ग्लैंड से हमारे ब्लड में आ जाता है, और फिर अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करने के बाद ये प्लाज्मोडियम हम में सिम्टम्स अपीयर करने लगता है मलेरिया के। हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन से ही बात साबित हो सकती है कौन सी हाइपोथेसिस सही है या गलत। मतलब जो हाइपोथेसिस सही साबित होगी उसको हम नाम दे देंगे थ्योरी का। स्टूडेंट्स, डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट हाइपोथेसिस सामने लेकर आते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट जो अपनी हाइपोथेसिस को तजुर्बात से साबित करता है उसकी ही हाइपोथेसिस को थ्योरी एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटेशन सिर्फ एक बार नहीं होती,
बल्कि हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से गुजारा जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज के बारे में। तो एक साइंटिस्ट दूसरे की बात को डिसप्रूव करने के लिए बहुत एफर्ट करता है, लेकिन अगर ये हाइपोथेसिस कोई भी साइंटिस्ट गलत प्रूव नहीं कर पाता और बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से भी यह हाइपोथेसिस सही साबित होती है, तो उस साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस को ही सही माना जाता है। स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जो कि प्रिडिक्टिव होती है, एक्सप्लेनेटरी होती है और साथ ही साथ ये न्यू और डिफरेंट हाइपोथेसिस जनरेट कर सकती है। एक हाइपोथेसिस को थ्योरी बनने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी हाइपोथेसिस जो बार बार एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से भी गलत साबित ना हो, तो उसको हम थ्योरी कह सकते हैं। हम देखते हैं कि एक प्रोडक्टिव थ्योरी पर मजीद एक्सपेरिमेंटेशन होती है और थ्योरी अब प्रिंसिपल की तरफ जाने लगती है अगर वो बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से गुजर के भी सही साबित हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल या कोई भी साइंटिफिक लॉ एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी होता है, यानी एक ऐसी थ्योरी जो किसी भी एक्सपेरिमेंट से गलत साबित ना हो, तो उसे हम साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल का नाम दे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। ये वो लॉस हैं जो कि कभी थ्योरी थे, लेकिन जब ये थ्योरी थे इस पे एक्सपेरिमेंटेशन हुई और बार बार एक्सपेरिमेंटेशन हुई, बार बार इन पर तजुर्बात हुए और फिर उन तजुर्बात ने ये बात साबित की कि हाँ ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, हम इसको एक साइंटिफिक लॉ या फिर एक प्रिंसिपल का नाम दे सकते हैं। तो इसलिए आज ये हमारे सामने बायोलॉजिकल लॉस के तौर पे मौजूद हैं। अगर कभी भी किसी भी रिसर्च में ये लॉस गलत साबित हो जाते हैं, तो फिर हम इन लॉस को मॉडिफाई या फिर हम इनको गलत कह सकते हैं। मगर जब तक ये थ्योरी या ये लॉस एक्सपेरिमेंटेशन की रोशनी में गलत साबित नहीं होंगे, हम इनके अंदर जरा सी भी कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं ला सकते और हम इनको गलत भी नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने जितने भी थ्योरीज या जितने भी लॉस या प्रिंसिपल्स आते हैं वो एक्सपेरिमेंट से गुजर के आते हैं और एक्सपेरिमेंट से साबित होकर आते हैं। कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस या कोई भी ऐसी थ्योरी जो किसी भी स्टेप पर गलत साबित हो जाए तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वो कभी भी हमारे सामने एज बायोलॉजिकल प्रिंसिपल या लॉ नजर नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो आप लोगों की बुक में ब्लू बॉक्स में दी गई है, और वो ये है कि जब भी फीमेल मॉस्किटो आपको बाइट करने लगेगी, आपके ब्लड को सक करने लगेगी, तो उससे पहले वो आपकी स्किन को पियर्स करेगी, यानी उसमें सुराख करेगी, और उसके बाद वो अपना सलाइवा आपके ब्लड में इंजेक्ट करेगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सलाइवा के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, यानी जमने नहीं देते, और वो इजीली पास हो सकेगा मॉस्किटो की फूड कैनाल से। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मॉस्किटो आपको बाइट करेगा तो वो सबसे पहले आपके अंदर ब्लड को ड्रॉ करने से पहले सलाइवा ऐड करेगा ताकि हमारा ब्लड उसकी फूड कैनाल में क्लॉट ना हो जाए। इसके बाद एक और जो बहुत मजे की इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आखिर मॉस्किटोज जो हैं वो हमारा ब्लड क्यों सक करते हैं। तो फीमेल मॉस्किटो को अपने एग्स को मेच्योर करने के लिए या अपने एग्स की डेवलपमेंट के लिए जो है वो हमारे ब्लड की ज़रूरत होती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि फीमेल मॉस्किटोज जो हैं वो ह्यूमन बींग्स को, मैमल्स को और बर्ड्स को बाइट करती हैं, वहाँ से जो है वो ब्लड लेती हैं और हमारे ब्लड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यूज़ करती हैं फॉर द मैचुरेशन ऑफ द एग्स।
जब भी हमें कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपना स्लाइवा हमारे ब्लड में इंसर्ट करता है, और उस स्लाइवा के अंदर जो है वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को जो है वो स्वेल कर देते हैं, और हमें जो है वो रेडनेस हो जाती है और इचिंग होती है, यानी खारिश होती है। तो ये सिर्फ एक एलर्जिक रिएक्शन होता है और ये स्लाइवा की वजह से होता है, और बाकी जो है वो कोई मतलब कोई भी डेंजरस, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए जो है वो कोई डरने की बात नहीं है। इसका एक ईज़ी सा जो सॉल्यूशन है वो ये भी है कि आप जो है वो अगर ठंडे पानी से, बजाय इसके कि आप उसको इचिंग करें और अपनी स्किन को जो है वो उस पे कोई रैश हो जाए, तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो जैसे ही आपको कोई मच्छर काटता है और आपको इचिंग हो रही है, तो आप ठंडे पानी से जो है वो उससे धो लें उस जगह को, तो फिर आपको जो है वो इचिंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्विज लेती हूँ जो आज हमने टॉपिक पढ़ा। स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो के पास जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनमें रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और आपने इन क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज थ्योरी। तो आपने थ्योरी को बताने की थ्योरी क्या होती है। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, इज कॉल्ड अ थ्योरी। यानी ऐसी हाइपोथेसिस जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करें और बार बार हम एक्सपेरिमेंट करें लेकिन हम उसको गलत साबित ना कर सकें, तो ऐसे हाइपोथेसिस जो होती है वो थ्योरी बन जाती है या थ्योरी कहलाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है डिफाइन लॉ और प्रिंसिपल। लॉ या प्रिंसिपल किसी भी नाम से जो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे जो है वो डिफाइन करते हैं। A theory survives such a doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence. It becomes a law or a principle. हम देखते हैं कि लॉ या प्रिंसिपल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर एक हमारे पास थ्योरी है और थ्योरी के ऊपर हम बार बार एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं और वो बार बार जो है वो उस एक्सपेरिमेंट से सही साबित हो रही है, तो वो थ्योरी जो है वो हम जो है वो उसको क्या कहेंगे कि ये थ्योरी क्या बन गई है, लॉ या प्रिंसिपल बन गई है। यानी इसका मतलब ये हुआ ऐसी थ्योरी जो बार बार टेस्ट होने के बावजूद भी सही साबित हो, तो अब वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी लॉ और प्रिंसिपल। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे एक और क्वेश्चन करती हूँ। व्हाट इज साइंटिफिक लॉ। अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। इट इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। यानी इसका मतलब यही हुआ कि हम देखते हैं कि ऐसी थ्योरी जो कि हम जिसको गलत साबित नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसा यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर जिसको कि हम गलत साबित नहीं कर सके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और वो बिल्कुल जो है वो एक्सपेरिमेंट की रोशनी में भी सही साबित हुआ है, तो ऐसी थ्योरी को हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक लॉ है। इसके बाद जो है वो हमारे पास एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में भी रिपीट हो चुका है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉ। तो आपको पता है आप लोगों ने बायोलॉजिकल लॉ के अंदर जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ी हुई हैं, तो अगर आपको याद हो तो हमने आज के लेक्चर में भी जो है वो एक एग्जाम्पल पढ़ी थी बायोलॉजिकल लॉ से रिलेटेड ही, और वो एग्जाम्पल्स कौन सी है। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉस आर हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपने जो है वो इन लॉस के नेम्स लिखने हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि आपकी बुक में जो है वो सिर्फ नेम से गिवन है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेम द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉस, या आपसे ये पूछा जा सकता है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल, थ्योरी और लॉ के बारे में, कि किस तरह एक हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं और उसके बाद वो एक थ्योरी बनती है। एक एक्सपेरिमेंट से गुजर के कोई भी हाइपोथेसिस थ्योरी नहीं बन सकती, बल्कि एक हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरना पड़ता है, और फिर जब वो हर एक्सपेरिमेंट से सही साबित होगी तो वो थ्योरी बनेगी। अब इस थ्योरी पर मजीद एक्सपेरिमेंटेशन होती है, और फिर बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूव होने के बाद ये थ्योरी एक साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल की शक्ल इख्तियार करती है। हमने बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को भी समराइज किया कि सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस का स्टेप हमने देखा, फिर हाइपोथेसिस का, फिर डिडक्शन, और फिर हमने ये देखा कि एक्सपेरिमेंटेशन किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और फिर हमने ये देखा कि जो रिजल्ट्स आए हैं उनको हम समराइज करते हैं और उनको रिपोर्ट हम जर्नल्स
या साइंटिफिक बुक या सेमिनार की फॉर्म में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आज मैंने आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी दी कि कोई भी मॉस्किटो आखिर क्यों अपना सलाइवा इंजेक्ट करता है हमारे ब्लड में जब वो हमें बाइट करता है। तो उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि मॉस्किटो के सलाइवा में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते और हमारा ब्लड मॉस्किटो की फूड कैनाल से विदाउट क्लॉटिंग इजीली गुजर जाता है। इसी तरह हमने ये भी देखा कि कोई भी मॉस्किटो जब हमें बाइट करता है तो हमें इचिंग या स्वेलिंग होती है और उसकी रीज़न क्या थी कि सलाइवा में ऐसे एलर्जिक केमिकल्स होते हैं जो कि हमें एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं और इस वजह से ही हमें इचिंग या स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।